Good morning, everyone. I welcome you all for continuation of the regulation of enzyme activity. So far, we have studied the allosteric regulation. हमने अभी तक allosteric regulation पूरा पढ़ लिया है और आज हम कवर करेंगे feedback regulation, activation of latent enzyme compartmentalization, control of enzyme synthesis and enzyme degradation. तो हमें अब तक अच्छी तरह से ये समझ आ गया है दैट एंजाइम्स नीड टू बी रेगुलेटेड। एंजाइम्स का रेगुलेट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम एटीपी प्रोडक्शन की भी बात करते हैं, है ना, इफ यू टॉक सोली अबाउट एटीपी प्रोडक्शन, हर समय हमारी एनर्जी डिमांड्स एक सी नहीं रहती। कभी हमारी एनर्जी डिमांड ज्यादा है जब हमें दौड़ना है और कभी हमारी जो एनर्जी डिमांड है वो कम है व्हेन वी आर एट अ स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट। सो अकॉर्डिंग टू द एनर्जी डिमांड्स हमारी जो एटीपी की प्रोडक्शन है वो अलग अलग चलती है, ठीक है। और दूसरा एक फैक्टर है कि अकॉर्डिंग टू द डाइट जो हम डाइटरी इनटेक कर रहे हैं, अगर हम कार्ब्स खाते हैं, प्रॉपर प्रोटीन्स नहीं लेते, फिर भी आपके जो मेटाबॉलिज्म है उस मेटाबॉलिज्म में चेंज होगा, है ना। डाइट में प्रोटीन नहीं है तो टिश्यू प्रोटीन यूटिलाइज होगा और किस टाइम कौन सा एंजाइम आपका एक्टिवेट होगा ये डिपेंड करता है आपके एंजाइम रेगुलेशन को। सो ऑल द एंजाइम्स दे आर हाईली रेगुलेटेड, हाईली रेगुलेटेड। आपकी बॉडी में एंजाइम्स को पता है ना, आपकी बॉडी में एंजाइम्स को पता है कि कब उनको ग्लाइकोलाइसिस चलानी है और कब उनको बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड चलानी है। योर बॉडी knows. Okay. So now moving on to the feedback regulation. चलो जी शुरू करते हैं फीडबैक रेगुलेशन। जब भी हम फीडबैक की बात करते हैं, देखो फीडबैक पहला, है ना, पहला जो इसका वर्ड है दैट इज योर फीडबैक। ओके, so when we are talking about feedback regulation, then it clearly indicates that the end product is sending some sort of feedback। जो आपका एंड प्रोडक्ट है वो किसी तरीके का फीडबैक आपको दे रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल हम एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं ग्लूकोज की। फर्स्ट जो आपकी रिएक्शन है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, एंजाइम आपकी यूज हुई थी हेक्सोकाइनेज, एटीपी यूज हुआ था, इसने आपका बनाया था एडीपी प्लस वन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और यहाँ पर आपके मैग्नीशियम आयंस भी थे, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि ये जो हेक्सोकाइनेज है ना, ये आपका जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, ये एंजाइम आपका स्पेसिफिक होता है ग्लूकोज के लिए। और अगर हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखें, ग्लूकोज का इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है ना, तो इधर आपका आएगा CH2OH, ये सिक्स्थ पोजीशन है। आपको स्ट्रक्चर सारे पता है अभी, ठीक है। और अगर हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के स्ट्रक्चर में अंतर देखें, नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एक सेकेंड,
CH2OP। अब इसकी देखो, ये जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, इसकी एक्टिव साइट स्पेसिफिक है इस वाले पोर्शन के लिए। तो अगर हम ग्लूकोज और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के स्ट्रक्चर को ही ढंग से देखें, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ एक फॉस्फेट ग्रुप का फर्क है। दैट मीन्स अगर ग्लूकोज को ट्रैप होना हो इस एक्टिव साइट में, इजीली हो जाएगा। वैसे ही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को अगर इस एक्टिव साइट में ट्रैप होना होगा, तो वो भी बहुत ही ज्यादा इजीली आपकी ट्रैप हो जाएगी। अब यहाँ पर एक कंडीशन है, जब ग्लूकोज बहुत ज्यादा कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। नाउ दिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यही बाइंड कर जाता है इस हेक्सोकाइनेज की एक्टिव साइट में। जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इस हेक्सोकाइनेज की एक्टिव साइट पर बाइंड कर जाएगा, ठीक है, तो अब इस ग्लूकोज के लिए जगह नहीं बचेगी। Why? Because अब इस हेक्सोकाइनेज एंजाइम ने ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स बना दिया है ग्लूकोज के साथ। सो दैट मीन्स द एंड प्रोडक्ट, इस रिएक्शन में एंड प्रोडक्ट क्या था? ग्लूकोज। अब ये फीडबैक मैकेनिज्म से इट इज गिविंग फीडबैक, है ना, इट इज गिविंग फीडबैक टू द हेक्सोकाइनेज कि अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बहुत ज्यादा हो गया है, हमें इसकी सिंथेसिस नहीं करनी है ना। अब इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? फीडबैक रेगुलेशन। दिस मैकेनिज्म इज नोन एज फीडबैक रेगुलेशन। ओके, सो इसी का एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर और समझने की कोशिश करते हैं। सी, लेट अस कंसिडर एन एंजाइमेटिक रिएक्शन जहां पर आपके बहुत सारे स्टेप्स हैं। कोई भी मेटाबॉलिक साइकिल है, बहुत सारे स्टेप्स हैं। ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, है ना, बी कन्वर्ट हो रहा है सी में, सी कन्वर्ट हो रहा है डी में, डी कन्वर्ट हो रहा है ई में, ठीक है। D is being converted into E. So in this reaction, the E is the end product. In this reaction, the E is the end product and the enzymes used in consecutive steps are यहाँ पर है E1, E2, E3, E4, है ना। Now, what is happening? ये जो end product है, ये जो end product है, ये end product पहले स्टेप को फीडबैक देता है that there is no need of continuing the reaction. Okay, so this is going to stop the reaction. Why? Because ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम के साथ एंड प्रोडक्ट बाइंड हो जाएगा। क्यों ये कॉम्प्लेक्स बना लेंगे? क्योंकि इस एंजाइम की एक्टिव साइट और एंड प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पर सिमिलर है ना, ड्यू टू दी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी। सो अब ये फीडबैक मैकेनिज्म से इस पूरी की पूरी स्टेप को, पूरी की पूरी रिएक्शन को स्टॉप कर रहा है, और इसीलिए हम इस टाइप ऑफ रिएक्शन को कह देते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये है आपका नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ओके, नाउ अब हम देखो, जब एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे एक चीज ध्यान रहे, दैट इट इज नॉट ऑलवेज कि जो एंड प्रोडक्ट है वो इसकी एक्टिव साइट के साथ ही बाइंड करेगा। इट कैन बी कि जो एंड प्रोडक्ट है वो आपकी एलोस्टेरिक साइट्स के साथ भी बाइंड कर सकता है। दैट मीन्स द फीडबैक इनहिबिशन कैन बी एलोस्टेरिक इनहिबिशन एज वेल। फीडबैक इनहिबिशन जरूरी नहीं है कि एक्टिव साइट पे ही बाइंड करे, वो आपकी रिएक्शन को रेगुलेट कर सकता है थ्रू एलोस्टेरिक मैकेनिज्म।
एलोस्टेरिक मैकेनिज्म से भी आपकी रिएक्शन को रेगुलेट कर सकता है। और इसी का एक जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, वो एग्जाम्पल था एस्पार्टेट ट्रांस कार्बामोइलेज, एस्पार्टेट ट्रांस कार्बामोइलेज। ओके, अब जब हम फीडबैक रेगुलेशन की बात करते हैं ना, सो in true sense, if we are talking about feedback inhibition, it is just temporarily, inactivating the enzyme. ऐसा नहीं है कि एंजाइम का वो परमानेंट डिस्ट्रक्शन कर देता है ना? बट इन सम केस, यस, जो आपका एंड प्रोडक्ट है उसको सेपरेट करना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी। अब अगला हम पढ़ेंगे एक्टिवेशन ऑफ latent enzyme. Now we will study the activation of latent enzyme. See, in the biological systems, ठीक है, हमारे बहुत से एंजाइम्स ऐसे हैं, ठीक है, they are synthesized as proenzymes, ठीक है। इन प्रो एंजाइम्स को हम कह देते हैं जाइमोजेंस। हम इनको जाइमोजेंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनकी सिंथेसिस अभी हुई है इनएक्टिव फॉर्म में। दे आर सिंथेसाइज्ड इन इनएक्टिव फॉर्म। अब इनएक्टिव फॉर्म में ये क्यों इनकी सिंथेसिस होती है? ताकि ये आपके टिश्यू प्रोटीन को हाइड्रोलाइज ना करें, so that they cannot hydrolyze the tissue protein. जब इनकी सिंथेसिस होती है जाइमोजेंस के फॉर्म में या इनएक्टिव फॉर्म में इनकी सिंथेसिस होती है, और एट द टाइम ऑफ सिंथेसिस दे डू नॉट हैव द एक्टिव साइट। जब ये बनते हैं इनके पास उस वक्त एक्टिव साइट नहीं होती। ग्रेजुअली जब इनको काम करना होता है या इनको प्रोटीन का ब्रेकडाउन करना होता है, तब इनके स्ट्रक्चर में ऐसी कॉन्फर्मेशनल चेंज होती है कि इनके पास एक्टिव साइट बन जाती है ना? ड्यू टू दिस कन्फर्मेशनल चेंज इनके पास एक एक्टिव साइट बन जाती है। तो अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे पास काइमोट्रिप्सिन। This chymotrypsin, it is synthesized as chymotrypsinogen, जिसके भी आगे जन लग जाए मतलब वो इनएक्टिव फॉर्म है। ठीक है। नेक्स्ट इज योर पेप्सिन। अगर हम आपके पेप्सिन एंजाइम की बात करते हैं, दिस पेप्सिन एंजाइम, दिस इज ऑल्सो सिंथेसाइज्ड एज पेप्सिनोजन। अब देखो हम पढ़ रहे हैं रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। आपके सेल्यूलर लेवल पर एंजाइम की एक्टिविटी इस तरीके से भी तो रेगुलेट हो रही है कि उसकी सिंथेसिस आपकी बॉडी में इस तरीके का मैकेनिज्म है कि उसकी जो सिंथेसिस है, उसकी सिंथेसिस हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में हो रही है कुछ एक एंजाइम की। बट जब जरूरत पड़ रही है, इन द आवर ऑफ नीड, they are being converted into active form due to some structural conformational change। उनके स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा चेंज हो रहा है कि वो इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में बदल रहे हैं। ठीक है, ओके। नाउ समटाइम्स इसमें एक चीज और भी है, that there are certain enzyme that are interconvertible to their active and inactive form। कुछ एक एंजाइम है जो एक्टिव फॉर्म में जब चेंज होंगे उसके बाद दोबारा से जब जरूरत नहीं होगी तो इनएक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, बट सारे एंजाइम्स ऐसे नहीं होते।
ठीक है। और जो एंजाइम कन्वर्ट कर सकते हैं एक्टिव टू इनएक्टिव फॉर्म में, यूजुअली उन एंजाइम्स का एक प्रिंसिपल होता है, और वो प्रिंसिपल या एक तरीका, एक मेथड है एक्टिवेशन या डीएक्टिवेशन का। ठीक है। जब भी उन एंजाइम के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है, ये आपके एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, है ना। और जब फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाता है, तो ये आपके जो एंजाइम है, ये डीएक्टिवेट फॉर्म में आपके चेंज हो जाते हैं। और जब ये डीएक्टिवेट हो जाएंगे, फिर ये कोई भी रिएक्शन आपका कैटलाइज नहीं करेंगे। इसी तरीके का एक एग्जाम्पल हमारे पास आता है फॉस्फोराइलेज एंजाइम। ठीक है। फॉस्फोराइलेज एंजाइम। अब आप एक चीज समझो, नॉर्मल जो आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल था, यहां से एक एग्जांपल इसका समझो। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज जो लेवल था, दैट वाज योर 70 to 110 mg पर dl। ये आपका फास्टिंग था। जैसे ही 70 से ऊपर, है ना, जैसे ही 70 से ऊपर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, आपके हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है बाकी सारे ऑर्गन्स को कि ब्लड में ग्लूकोज आया है। और आपके पैंक्रियाज क्या करती है, ये पैंक्रियाज आपकी इंसुलिन बनाने लगती है। और इंसुलिन का काम क्या है, ये ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाने में काम करता है, इनसाइड द सेल। और वहां पर इसकी फॉस्फोराइलेशन हो जाती है, सिंपल। ठीक है। कौन करेगा, इंसुलिन करेगा। नाउ लेट्स इमेजिन अ केस वेयर द ब्लड ग्लूकोज लेवल 70 से नीचे है, ऊपर नहीं है, फास्टिंग। ठीक। तो आपके हाइपोथैलेमस मास्टर ग्लैंड है, उसको पता चला। ठीक। अब जब 70 से नीचे आया, तो अब ग्लाइकोजन तोड़ना है, फैट की सिंथेसिस तो करनी है, साथ में ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन भी होना है, क्योंकि ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए, आरबीसीज को ग्लूकोज चाहिए, टेस्टीज को ग्लूकोज चाहिए, किडनीज को ग्लूकोज चाहिए। ये ऐसे आपके ऑर्गन्स हैं, ऐसे सेल्स हैं आरबीसीज, जो कि सिर्फ एक्सक्लूसिवली ग्लूकोज पे ही सरवाइव करेंगे। तो ग्लाइकोजन का जब ब्रेकडाउन होगा, तो एंजाइम एक्टिवेट होगी, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। ठीक है। ग्लाइकोजन phosphorylase. So this glycogen phosphorylase enzyme ऐसा नहीं है कि ये तुरंत की तुरंत बनेगी, जैसे ही आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, ये सिंथेसिस होनी शुरू हो जाएगी। नो, इट इज नॉट सो। ये बनी हुई है पहले, पर ये इनएक्टिव फॉर्म में आपकी बॉडी में प्रेजेंट है। दिस इज प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है। ये डाइमेरिक एंजाइम है। इस तरीके से दो सब यूनिट्स इसकी रहती है। ठीक। फॉस्फोराइलेज। अभी ये क्या है, इनएक्टिव है। आप इसके पास देखोगे, बिल्कुल इसका कैसा स्ट्रक्चर है, टेंस्ड स्ट्रक्चर है। ठीक। जैसे ही काइनेज एंजाइम आई, ठीक है, और एटीपी यूज करके इसने एडीपी रिलीज किया, दो फॉस्फेट्स निकल जाएंगे, इस एंजाइम की हो जाएगी फॉस्फोराइलेशन। ठीक है। इस एंजाइम के साथ क्या अटैच हो गया, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है। अब ये वाली जो फॉस्फोराइलेशन है या फॉस्फोराइलेज है, ये आपकी एक्टिव है। This is active and this will be catalyzing the reaction। कहने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी के सिस्टम में नीड के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से आपकी जो एंजाइम है, उसकी फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन चलती रहती है। बहुत सारी एंजाइम्स है, दे आर
you know active in phosphorylated form while others are inactive in dephosphorylated form. अब फिर जब इस एंजाइम की जरूरत नहीं है, फिर से दोबारा ये कन्वर्ट हो जाएगी इनएक्टिव में। जरूरत नहीं है, रखी पड़ी है वही सेल के पास इनएक्टिव फॉर्म में। और ऐसा कब तक होता रहेगा? जब तक इसकी हाफ लाइफ खत्म नहीं होती। हर एक मॉलिक्यूल का एक अगर ओरिजिन है, अगर वो पैदा हुआ है, अगर वो उसकी सिंथेसिस हुई है, तो उसकी हाफ लाइफ भी है। वो डीके भी होगा, वो डिग्रेड भी होगा। ठीक है। तो फॉस्फोराइलेज कि जब डीफॉस्फोराइलेशन होती है तो आपको पता है एंजाइम यूज होगा फॉस्फेटेज। ये फॉस्फेटेज से आपकी फॉस्फेट ग्रुप निकल जाएगा। तो बहुत सारी एंजाइम्स ऐसी है जो एक्टिव सिर्फ तब होगी जब उनकी फॉस्फोराइलेशन होती है। और इसका एक एग्जाम्पल है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। चलो जी, नेक्स्ट आपका आता है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार हम इसको पढ़ चुके हैं, कि और कौन कौन से तरीके हैं भाई जिससे एंजाइम की एक्टिविटी आपकी रेगुलेट होती है। कब हमें पता है एंजाइम ने काम करना है, कब एंजाइम ने काम नहीं करना। ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट है इसका कंपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है। अब देखो, अगर हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, हम इसमें ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं, है ना जी। जो आपका ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस आपका साइटोप्लाज्म में चलता है। ग्लाइकोलिसिस की साइट क्या है आपकी? साइटोप्लाज्म इसकी साइट है। ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहें कि जब आपका ग्लूकोज ब्लड में है, कितना, अगेन वही चीज रिपीट कर रहे हैं, 70 to 110 mg per dl फास्टिंग, है ना। इसकी रेंज अलग अलग लैब्स अब अलग अलग स्टैब्लिश करती है, कोई 120 तक भी करती है, तो इट हार्डली मैटर्स, बट नॉर्मल जो हमारे पास रेफरेंसेस मिलते हैं दैट इज 70 to 110 mg पर डीएल। ओके। तो जब ग्लूकोज आपके पास है तो ग्लाइकोलाइसिस चलेगी, ग्लाइकोलाइसिस चलेगी साइटोप्लाज्म में। पर जब आपने खाना नहीं खाया, व्रत है, रोजा है, अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस में मिल नहीं रहा खाना, ठीक है, तो ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाने के लिए तो आया था आपका इंसुलिन। ठीक है। अब ग्लूकोज ब्लड में नहीं है, तो आपकी बॉडी को पता है कि अब इसने फैट को हाइड्रोलाइज करना है। ठीक है। अब इसने फैट को हाइड्रोलाइज करना है। अब इंसुलिन के बदले क्या आ जाएगा? हार्मोन ग्लूकागॉन। दिस ग्लूकागॉन हार्मोन इज एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन। इंसुलिन का उल्टा फंक्शन है इसका, है ना। अब ये ग्लूकागॉन क्या करेगा? इट विल हेल्प इन हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट। अब देखो, जब हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट होगी तो उसके बाद आपको पता है कि फैट से भी हमें एनर्जी मिलेगी थ्रू बीटा ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा समझने की बात है कि जहां पर ग्लाइकोलाइसिस चलती थी साइटोप्लाज्म में, है ना, बीटा ऑक्सीडेशन आपकी ऑपरेट होगी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसी को हम कहते हैं। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों चल रही है? सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया में इसलिए चल रही है क्योंकि जितने भी एंजाइम्स बीटा ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दे आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया इटसेल्फ। और जितने भी एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कहाँ पर प्रेजेंट है? वो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। इसी को कहते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ एंजाइम्स, कि आपकी बॉडी में जो अलग अलग एंजाइम्स है, उसकी जो साइट है वो डिफरेंट है। ठीक है। इसी तरीके से ये रेगुलेट करते हैं अपने आप को कि कौन सी रिएक्शन चलेगी, कौन सी मेटाबॉलिक साइकिल चलेगी और कौन सी मेटाबॉलिक साइकिल नहीं चलेगी। ठीक ऐसे ही जैसे जब ग्लूकोज है, ठीक है, जब आपकी ग्लूकोज है ब्लड में, तो आपका
ग्लाइकोलिसिस चलेगा साइटोप्लाज्म में। जब ग्लूकोज नहीं है तो आपकी बीटा ऑक्सीडेशन चलेगी माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए? हमें अल्टीमेटली चाहिए होता है एटीपी, है ना? एटीपी वो किसी भी तरह से हमें मिले, फैट से मिले, प्रोटीन से मिले, या ग्लाइकोलाइसिस से मिले, ठीक है? तो इस कंपार्टमेंटलाइजेशन का सबसे ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट क्या है? टू रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, ठीक है? सो दैट वी कैन अचीव द मैक्सिमम सेल्यूलर एटीपी व्हेन इन आवर ऑफ नीड, ठीक है? ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। कंपार्टमेंटलाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक आपका इंपॉर्टेंट है कंट्रोल ऑफ एंजाइम सिंथेसिस। कंट्रोल ऑफ एंजाइम सिंथेसिस। अब आप एक चीज समझो कि आपकी बॉडी में जितने भी रेगुलेटिंग एंजाइम्स है ना, या जितने भी रेगुलेटरी एंजाइम्स है, ये सारे रेगुलेटरी एंजाइम्स बहुत बड़े अमाउंट में आपके सिंथेसाइज नहीं होते। दे आर सिंथेसाइज इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है? सो इसीलिए जितने भी रेट लिमिटिंग एंजाइम्स की हम बात करते हैं, दे हैव अ लिमिटेड हाफ लाइफ। वो जितने तुरंत बने और बनने के बाद तुरंत ही वो आपके डिग्रेड हो गए, ठीक है? अब अगर हम एंजाइम्स की बात इस तरीके से करें कि कंट्रोल ऑफ एंजाइम सिंथेसिस के बेसिस पर, तो हम दो तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। वन इज द कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम्स। कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम्स, कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम्स को हम हाउस कीपिंग एंजाइम्स भी बोलते हैं। We call them the housekeeping enzymes, है ना? हम इसको हाउसकीपिंग एंजाइम्स भी बोलते हैं। अब क्यों हम इसको कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम्स बोल रहे हैं? दैट इनका जो अमाउंट है, दैट रिमेन्स फेयरली कांस्टेंट। ये घटता बढ़ता नहीं है ना? दैट रिमेन्स फेयरली कांस्टेंट, ठीक है? अब दूसरी तरफ पर हम अगर बात करते हैं एडेप्टिव एंजाइम्स की, तो ये उस तरीके की एंजाइम्स होती है कि आपकी बॉडी की नीड्स के हिसाब से इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज भी हो सकती है और इनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज भी हो सकती है। तो सेल्यूलर लेवल पर ऐसे भी आपके एंजाइम्स हैं जिसकी कंसंट्रेशन बढ़ या घट सकती है अकॉर्डिंग टू योर बॉडी डिमांड्स, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी नीड्स, ठीक है? तो ये भी वेल रेगुलेटेड है। और रेगुलेशन किस लेवल पर होता है? आपको पता है रेगुलेशन होता है हमेशा ही जीन लेवल पर, ठीक है? अब इसी के साथ एसोसिएटेड एक टर्म हम अक्सर देखेंगे, है ना? वन इज द इंडक्शन और रिप्रेशन बोलते हैं हम इसको, है ना? इंडक्शन और नहीं, इसको इंडक्शन एंड रिप्रेशन, अलग अलग टर्म्स है ये दोनों। इंडक्शन एंड रिप्रेशन। सो इंडक्शन का मतलब क्या है? इंडक्शन का मतलब है इंक्रीज्ड सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स। इंडक्शन का मतलब है इंक्रीज्ड सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स, ठीक है? अब जब हम इंडक्शन की बात कर रहे हैं, whenever we are talking about the increased synthesis of enzyme, तो ये पता, अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यही आएगा कि
जब इंसुलिन बहुत ज्यादा होता है ना, इसका मतलब आपकी बॉडी में ग्लूकोज भी बहुत ज्यादा है मतलब प्रॉपर अमाउंट में। ज्यादा तो फिर डायबिटीज के केस में आ गया ना। ग्लूकोज भी प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट है। अब जब ग्लूकोज प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट है, आपको पता है कि कुछ ग्लूकोज आपके लिवर में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है। अब जब ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में आपके लिवर में स्टोर हो जाएगा, इसके लिए एक एंजाइम यूज होता है। दैट एंजाइम इज ग्लाइकोजन सिंथेटेस, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस, ग्लाइकोजन सिंथेटेस। ठीक है, तभी आपका ग्लाइकोजन बनेगा। अब जब हम इंडक्शन की बात कर रहे हैं, अगर आपका इंसुलिन है प्रॉपर, ठीक है, और इंसुलिन कब आएगा? जब ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका 70 से 110 mg पर डीएल फास्टिंग होगा, इससे ऊपर होगा तो इंसुलिन आएगा। अगर इंसुलिन आएगा तो ग्लाइकोजन बनने के लिए इंसुलिन हार्मोन ग्लाइकोजन सिंथेटेज, जो कि एक एंजाइम है, उसके अमाउंट को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। वैसे हम अमाउंट बोल नहीं सकते क्योंकि एंजाइम्स हमने पहले ही पढ़ा है। एक लेमन लैंग्वेज में समझाने को कह रही हूँ कि अमाउंट को बढ़ाता है, पर हम कभी भी एंजाइम्स को अमाउंट में नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि एंजाइम्स आर ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ देयर एक्टिविटी यूनिट। ठीक है। अब ग्लाइकोजन सिंथेज को उसने एक्टिविटी उसकी बढ़ा दी, तो ये एग्जाम्पल है इंडक्शन का। अब एक एग्जाम्पल देखो आप रिप्रेशन का, है ना, कि कैसे कंट्रोल करनी है हमने एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है। सो देर आर मेनी केसेस जहां पर सबस्ट्रेट जो है एंजाइम की सिंथेसिस को रिप्रेस करता है। ठीक है। अगर हम ग्लूकोनियोजेनेसिस की बात करते हैं, है ना, इफ वी टॉक अबाउट gluconeogenesis, in the gluconeogenesis there is a synthesis of glucose from non carbohydrate source। ग्लूकोज की सिंथेसिस किससे है? नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से। तो यहाँ पर एक एंजाइम है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ये की एंजाइम है ग्लूकोनियोजेनेसिस का, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। दिस इज द की एंजाइम ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है। अब अगर आप देखो ग्लूकोनियोजेनेसिस कब होगी? जब आपके पास डाइट में ग्लूकोज नहीं है तभी आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी। अगर आपकी डाइट में प्रॉपर ग्लूकोज है तो ये पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज नहीं बनता। अगर ये रिप्रेस हो जाता है, अगर आपके पास प्रॉपर ग्लूकोज है तो पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज नहीं बनता, इसका रिप्रेशन हो जाता है। क्यों रिप्रेशन होता है? क्योंकि हमें ग्लूकोज बनाने की जरूरत ही नहीं है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से। हमारे पास ऑलरेडी डाइट में ग्लूकोज आया हुआ है ना। हम ग्लाइकोलाइसिस चलाएंगे, हम ग्लूकोनियोजेनेसिस क्यों बनाएंगे? क्यों हम ग्लूकोनियोजेनेसिस चलाएंगे? सो according to the need of your body, enzymes can be induced and it can be repressed at the same level। अब लास्ट आपका पढ़ते हैं एंजाइम डिग्रेडेशन। देखो, हर एंजाइम का हाफ लाइफ अलग अलग है ना। जरूरी नहीं है कि आज एक एंजाइम की सिंथेसिस हुई, ठीक, तो वो 5 दिन चलेगा, 10 दिन चलेगा, 1 घंटे चलेगा। डिपेंड करता है उसकी लोकेशन पर और उसकी यू नो हाफ लाइफ पर। सो बहुत ज्यादा अगर हम एंजाइम की हाफ लाइफ की बात करते हैं, सो देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएबिलिटी इन हाफ, बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी है ना, अलग अलग सबकी हाफ लाइफ। जहां तक हम कुछ एंजाइम्स देखते हैं जैसे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज LDH5 की अगर हम बात करते हैं तो 5 से 6 दिन है।
एक ही एंजाइम में, जबकि मसल्स में प्रेजेंट होता है ना। और दूसरा LDH1 की हम बात करते हैं, तो इसकी जो हाफ लाइफ है दैट इज योर 8 to 12 आवर्स। So enzyme can be degraded है ना, according to the need and requirement। So ये भी एक फैक्टर है कि आपकी एंजाइम्स को, एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करने का, कि नीड के हिसाब से और लोकेशन के हिसाब से एंजाइम कैन बी डिग्रेडेड। नेक्स्ट एक आइसो एंजाइम्स हम पढ़ेंगे, उसके लिए हम फुल फ्लेजेड एक पूरा लेक्चर इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना। कि कई बार क्या है, एक ही एंजाइम को अगर हार्ट में काम करना है, एक ही एंजाइम को अगर लिवर में भी काम करना है, तो उनके जो है स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत फर्क आएगा, है ना, जबकि रिएक्शन वो एक ही कैटेलाइज करेंगे। आइसो एंजाइम्स के थ्रू भी एंजाइम एक्टिविटी रेगुलेट हो सकती है, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। So that is all for today. In case if you want any other topic कि आपको पढ़ाया जाए, please let me know. And if there are any queries from this lecture, please mention in the comment section. I will try to address those queries. So that's all for today. फिर मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में। Thank you so much. Bye bye.